नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पर विपक्षी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रचार अभियान के तहत देश के वामपंथी यानी कि लेफ्ट दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भारत में वामपंथ का इतिहास सदैव सांस्कृतिक विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधी रहा है। दरअसल भाजपा विपक्षी दलों इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों पर प्रहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घमंडिया फाइल्स की एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के तहत भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 8वां एपिसोड जारी कर वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा ने घमंडिया फाइल्स में 8वें एपिसोड पर 3 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो जारी कर कहा है कि घमंडिया फाइल्स के 8वें एपिसोड में देखिए, भारत में वामपंथ का इतिहास सदैव संस्कृत विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधी रहा है। भाजपा ने वीडियो में लेफ्ट पर आजादी से पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध करने, सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने, 1962 में चीन के साथ लड़ाई के दौरान चीन का समर्थन करने, लड़ाई के दौरान भारतीय जवानों को खून देने का विरोध करने, कश्मीरी अलगाववादी नेताओं का गुणगान करने और कश्मीर से अनुच्छेद 370 का विरोध करने जैसे कई कामों का जिक्र करते हुए सीपीआई और सीपीएम सहित वामपंथी इतिहासकारों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इनकी वजह से देश को कई बार नुकसान हुआ है। सीपीएम और सीपीआई ने सत्ता के लिए हिंसा तक का सहारा लिया है। केरल में राजनीतिक हिंसा का दौर आज भी जारी है। पश्चिम बंगाल में भी सीपीएम का रक्त चरित्र देखने को मिलता है। अगली खबर, उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद महज 9 दिनों में 3 अवैध मदरसों का भांडाफोड़ हुआ है। इन मदरसों में 48 बच्चों को मुक्त कराया गया है। इनमें ज्यादातर नाबालिग लड़कियां हैं। धामी सरकार उत्तराखंड के सभी मदरसों की जाँच के आदेश दे चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले नैनीताल जिले के जूली कोट में अवैध रूप से संचालित मदरसे का मामला सामने आया था, जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले एक बच्चे के परिजनों ने डीएम को पत्र लिखकर मदरसे की सच्चाई बताई थी, जिसके बाद प्रशासन की संयुक्त टीम ने मदरसे पर छापेमारी कर 24 बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर मदरसे को सील कर दिया था। ये मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो सीएम धामी ने प्रदेश में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन करने का निर्देश दिए। इसका असर ये हुआ कि बीते कुछ दिनों के भीतर ही उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में 2 और अवैध रूप से संचालित मदरसे सामने आए हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है। बीते 13 अक्टूबर को उधम सिंह नगर के किच्छा के सिरोली काला में एक अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई की गई थी। साथ ही संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके ठीक 3 दिन बाद ही इस क्षेत्र के मूल भट्टा में एक और अवैध मदरसे की कार्रवाई की गई है। इस मदरसे में 22 बच्चियों को और 2 बच्चों को कमरे में बंद किया गया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान न सिर्फ बच्चियों को रेस्क्यू किया बल्कि संचालिका को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मदरसा संचालक फरार हो गया है। लगातार अवैध मदरसों के मामले में सामने आने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इससे पहले भी जहां अवैध मदरसों की संचालन की जानकारी मिली थी, उन पर कार्रवाई की गई थी। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगली खबर, अयोध्या जिले के थाना राम जन्मभूमि अंतर्गत सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में स्थित एक आश्रम में एक नागा साधु की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। उसके गले, सीने व पीठ पर धारदार हथियार के गहरे निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि इससे पहले किसी पतले तार से उसका गला घोंटा गया, फिर चाकू से वार किया गया है। बृहस्पतिवार की सुबह इस चीज की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। सूचना पर एसएसपी राजकरण नायर, एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ बीकापुर डॉक्टर राजेश तिवारी समेत फॉरेंसिक टीम की मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच कर रही है। मृतक साधु की पहचान राम सहारे दास शिष्य दुर्बल दास के रूप में हुई है। वह बसंतिया पट्टी से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक साधु के आश्रम में सबसे अंदरूनी हिस्से के तीसरे कमरे में रहता था। उसके साथ 2 और शिष्य भी रहते थे। घटना के बाद ऋषभ शुक्ला नामक शिष्य मौके से फरार है, जबकि दूसरा शिष्य गोविंद दास को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार फरार ऋषभ शुक्ला को मृतक साधु ने 15 दिन पहले अपने साथ रखा था। वह खाना बनाता था। घटना के पीछे लूट का अंदेशा भी बताया जा रहा है। मंदिर में अगल बगल में रहने वाले नागसाताओं का कहना है कि मृतक राम सहारे दास हनुमान जी का श्रृंगार आदि करता था। वहीं उक्त आश्रम के सभी कमरों में सीसीटीवी लगा हुआ था, लेकिन किसी ने कैमरा बंद कर दिया था। पुलिस को कुछ ऐसी फुटेज मिली है जिसमें सीसीटीवी बंद करने वाला कैद हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में कर लिया है। एसएसपी राजकरण नायर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें का लगाया गया है। हत्या का कारण क्या है और किसकी जांच की जा रही है। ध्यान रहे कि 1 माह के अंदर हनुमानगढ़ी परिसर में यह दूसरी वारदात है। इससे पूर्व इसी आश्रम में के सामने स्थित एक दूसरे आश्रम में संस्कृत के अंदर
एक छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अगली खबर, दिल्ली के डिप्टी सीएम आप नेता मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के रैव एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एसएसजी ने दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और मोबाइल फोन को नष्ट कर सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध दिखने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, इसलिए जमानत न दी जाए। मार्च में ईडी ने सीबीआई में एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। फरवरी में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, तब से सिसोदिया हिरासत में है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मई और जुलाई में अलग अलग जमानत याचिकाओं में जमानत देने से इनकार करने के बाद आप नेता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अगली खबर, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से समाजवादी पार्टी को गहरा झटका लगा है। आजम खां सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता हैं। अखिलेश यादव के बाद अब चाचा शिवपाल यादव का दर्द भी छलका है। उन्होंने शायरी में आजम परिवार की सजा का शोक मनाया है। बता दें कि फैसला सुनाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खां को मुसलमान होने की सजा मिली है, उनके खिलाफ साजिश षड्यंत्र रचा गया है। पिछले महीने आजम खां के घर आयकर विभाग ने भी कार्रवाई की थी और सपा ने एकजुटता का परिचय दिया था। सपा नेता ने शिवपाल सिंह यादव ने शायरी के जरिए अपना दर्द बयां किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखा है कि आफताब छुप गया तो क्या गम है, सुबह नव जरूर आएगी, शर्त बस यही है कि वक्त को थोड़ा इंतजार कीजिए। वहीं शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में उन्नाव में दौरे में आए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। आजम खां देश के सबसे बड़े और वरिष्ठ नेता है, उनके परिजनों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। बुधवार को 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला 2019 का है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आजम खां और पत्नी तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा अदालत में मौजूद थे। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी फैसला सुनने के लिए हाजिर थे। अगली खबर, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर छठ पूजा उत्सव की वजह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तारीख को फिर से निर्धारित करने का अनुरोध किया है। आपने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में दूसरे चरण की मतदान की तारीख 17 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर करने की प्रस्ताव दिया है। छठ पूजा को जो उत्तर भारत में भक्ति का सबसे बड़ा त्योहार है, 17, 18, 19 नवंबर को है। उस दौरान लोग अपने घरों को लौट जाते हैं। परिणाम स्वरूप मतदान में भागीदारी कम हो जाएगी। झा ने कहा है कि हमने मतदान की तारीखों की घोषणा के अगले दिन ही चुनाव आयोग को लिखा है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग ले सके। भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी मतदान की तारीखों की बदलाव की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा की है। पार्टी ने 11 उम्मीदवारों को बैकुंठपुर नगर विधानसभा से डॉक्टर आकाश जायसवाल, कटघोरा विधानसभा से चंद्रकांत डिक्सेना, लोरमी से मनभंजन टंडन, मुंगेली से दीपक पात्रे, जैजपुर से दुर्ग लक्केवट, कंसडोल से लेखराम शाहुल, जसवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। अगली खबर, इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष पर भारत का राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। अब जहां नेतागण अब एक दूसरे पर तंज कसने के लिए इस त्रासदी का भी उपयोग कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के एक बयान को लेकर हेमंत बिश्व शर्मा ने उन पर जमकर निशाना साधा था, जहां उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि वे शरद पवार जल्द ही सुप्रिया सीले को हमास भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान गए थे, जहां भाजपा के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे आसानी से चुनाव भी जीत लेंगे, लेकिन उन्हें राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए है कहा कि राहुल गांधी के पास कोई योग्यता नहीं है, वे अपने पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी की वजह से ही राजनीति में है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के बयान देने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई और बयानों का दौर शुरू हो गया है। असम के हेमंत बिश्व शर्मा के बयान के बाद एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, वे जिनके मन में नफरत है और जो वे नहीं जानते कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, क्योंकि फिलिस्तीनी मुसलमानों से जुड़ा है और मुस्लिम नफरत को भारत लाया नहीं जाएगा। यह उनके दिमाग में एकमात्र योजना है। इस युद्ध का इस्तेमाल भारत में ध्रुवीकरण के तौर पर किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।